माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट अड्डा 24 यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आता रहता हूँ एंड डेफिनेटली गाइज इन इंस्पिरेशनल स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोज़ भी लिए हैं जिसमें एक स्टूडेंट ने 45+ एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बावजूद सक्सेस पाई है। तो ऐसे ही एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेरे साथ आज हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन करी है एंड फाइनल ईयर के साथ ही गेट में 104 रैंक लेके आए। बार्क में साइंटिस्ट की फॉर्म पे सिलेक्ट हो चुके हैं, NPCIL में सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे PSU की भी उनके पास 4th ईयर के साथ ही ऑफर आए हैं। तो इनकी स्टोरी से आप काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकते हैं। सो मेरे साथ है उत्कर्ष झा। नमस्ते सर। हाय उत्कर्ष, हाउ आर यू? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और सर मैं आभारी हूँ सर आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। और सर मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं वो मैं शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर। डेफिनेटली हमें शेयर भी करना चाहिए उत्कर्ष, क्योंकि मतलब जिस तरीके से आपने भी कभी ना कभी प्रिपरेशन में काफ़ी लोगों की हेल्प ली होगी। जी सर। तो ऐसे ही मतलब कई सारे एस्पिरेंट होते हैं जो सिमिलर वे में मतलब उनको नीड होती है कि वो कुछ सीख पाए दूसरों की स्टोरी से और वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए। एग्जैक्टली सर। तो उत्कर्ष, आपका लाइक स्कूलिंग कहाँ से हुआ था और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यस सर। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था और सर मैं बचपन से दिल्ली से ही मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, केंद्रीय विद्यालय से। और सर उसके बाद 11वीं और 12वीं भी मैंने वहीं से पढ़ी है। और सर उसके बाद मैंने सर अपनी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और सर मैं 22 का ही पास आउट हूँ सर। DTU से पास आउट? यस सर। ओके। सो जैसे जो स्टूडेंट 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं, कई बार वो प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। एग्जैक्टली सर। आपने लाइक प्लेसमेंट के बारे में ट्राई किया? हाँ सर, मैंने प्लेसमेंट के बारे में ट्राई किया था और सर एक्चुअली मेरे पास 2 ऑफर्स भी हैं प्लेसमेंट से मेरे कॉलेज से। एक सर PwC में है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और सर एक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में मैन्युफैक्चरिंग हेड। सर इन पोजीशंस पर मैं सिलेक्ट हुआ था सर मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू। ओके ओके। यस सर। सो गेट के बारे में लाइक आपके माइंड में कब आया था कि मुझे गेट करना चाहिए? यस सर। सर एक्चुअली जब हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तो सर हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीम्स और ग्रुप्स थे जो कि टेक्निकल प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, जैसे व्हीकल्स बनाना और मतलब अनमैन्ड एयर ड्रोन्स बनाना। तो सर उनमें से किसी एक टीम में मैंने अपना पार्ट लिया था और सर वो हमारी टीम ह्यूमन पावर्ड व्हीकल्स बनाती थी। तो सर ह्यूमन पावर्ड व्हीकल्स में चलेगा वो प्रॉपर बाइसिकल मैकेनिज्म से, बट इट विल हैव अ कैपेसिटी टू अटेन अ स्पीड अप टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो सर बहुत सारे मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज़ होते थे, जैसे कि एरोडायनेमिक्स, मटेरियल सिलेक्शन, स्पेशली द कंपोजिट डिपार्टमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। तो सर वहाँ पर काम करते करते मेरा मैकेनिकल में और कोर डोमेन्स में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और सर उसके बाद मैंने करियर ऑप्शन सर्च करने स्टार्ट किए कि इसमें मैं कहाँ जा सकता हूँ, किस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा लाइक कर सकता है। तो सर उसमें कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना या फिर बाहर कंट्री के बाहर काम करना। तो सर उनमें से सर मुझे लगा कि गेट के थ्रू अगर मैं किसी पब्लिक सेक्टर में जाकर काम कर सकता हूँ तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक तो बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होगी, सर मेरे को एक डिसेंट सैलरी भी मिलेगी और सर जो काम होगा सर वो भी मेरे कोर डोमेन से रिलेटेड होगा। तो सर उस डायरेक्शन में सर फिर मैंने सोचना शुरू किया सर। ओके। तो जैसे एक स्टूडेंट्स होता है जो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसको लाइक काफी कुछ आइडिया नहीं होते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आपने लाइक गेट की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कैसे करी? जैसे जो फर्स्ट 2-3 मंथ जो होते हैं उसमें स्टूडेंट कई बार रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, यूट्यूब पे जाके इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो आपका क्या प्रोग्रेस था उस टाइम पे? सर एक्चुअली जब मेरा 2nd ईयर ख़त्म हुआ था तो 3rd ईयर के स्टार्ट में 2 मंथ्स का गैप था। सर उसमें इंटर्नशिप हमें करनी पड़ती थी। सर इंटर्नशिप हमने करी और सर मेरे जो बड़े ताऊजी थे वो कोरोना में उनका निधन हो चुका है, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, पशुपति झा जी। तो उन्होंने वो भी कोर डोमेन के, वो स्टील प्लांट में बहुत उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो जिंदल स्टील में, वेदांता में बहुत वो काम कर चुके हैं। तो सर उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो BARC में काम करते थे, ONGC में काम करते थे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे इस डायरेक्शन में सोचने के लिए मोटिवेट किया कि आप इसके डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं, आप इन सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो सर जब एक डायरेक्शन उन्होंने दे दी सर, फिर मैंने वेबसाइट से काफ़ी सारे जो फेमस वेबसाइट्स हैं, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहाँ से सर मैंने गेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। सर प्रीवियस जो IITs ने गेट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं उनके सिलेबस निकालने स्टार्ट किए और सर फिर मैंने देखा कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। बहुत सारे सर टॉपर स्टॉक देखे मैंने, सर उनकी किस तरीके से स्ट्रैटेजी रही है। सर उससे सर मेरे को बेसिक आइडिया लगा कि गेट किस तरीके का एग्ज़ाम है, इसमें किस तरीके की अप्रोच चाहिए
और सर फिर उसको मैंने प्रिपेयर करना सर स्टार्ट किया था सर। डेफिनेटली सर। sir. तो लाइक मतलब जैसे हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मतलब ऐसा होता है, कंफ्यूजिंग वाला होता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड प्रिपरेशन में हमारे बहुत सारे फेजेस होते हैं जिनमें कई बार हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था, हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। यस सर। सर एक्चुअली मैंने सिंस कॉलेज के टाइम पर ही प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब हमारे कॉलेजेस की क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, तो सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी और साथ ही सर मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स देखता था गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो सर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे सर मेरे वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने में ही निकल जाते थे, और सर सेकंड हाफ ऑफ द डे मैं जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ कर लेता था, और सर जो भी न्यूमेरिकल्स उस टॉपिक से बन सकते हैं सर वो मैं कुछ सोर्सेज से सॉल्व कर लेता था। बट सर जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ सर, सिलेबस बढ़ता गया, तो उसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था सर। तो अगेन सर रिवीजन के लिए मैंने स्ट्रैटेजीज़ देखी काफ़ी लोगों की सर, उसके बाद मैंने खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई सर रिवीजन की। तो सर वो रिवीजन की स्ट्रैटेजी सर कुछ इस तरीके से कि हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं गेट में, तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं हाई वेटेज वाले, तो टोटल सर 12 से 15 सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं सर। उसमें मैंने क्या किया था सर, मैंने सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया था, ए, बी और सी। सर ए कैटेगरी में मैंने वो सब्जेक्ट्स रख लिए थे जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थर्मोडाइनमिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सर इनको मैंने रख लिया था फर्स्ट ए ग्रुप में। बी ग्रुप में सर मैंने रख लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र को, जिनके सर 4-5 या 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और सर आरएसी को भी मैंने ग्रुप बी में रखा था। और सर सी ग्रुप में मैंने मशीनरी, पावर प्लांट, आईसी इंजन सर इन सबको रखा था। और सर मैंने ये सोच लिया था कि ए सब्जेक्ट जो ग्रुप ए में सब्जेक्ट्स हैं उन हर सब्जेक्ट्स की कम से कम रिवीजन 8 to 10 टाइम्स होनी चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, और आप फर्स्ट जो उसको कवर कर रहे हैं उसके बाद से। और सर ग्रुप बी में जो मैंने सोचा था 4 to 5 रिविजन्स उनको देना है, और सर सी सब्जेक्ट्स जो थे उनमें सर 2 से 3 रिविजन्स मेरे ख्याल से इनफ थी सर। इस तरीके से मैंने प्रोसीड किया अपने रिवीजन में भी। और डेफिनेटली तो एक जो भी टॉपर्स होते हैं उनका एक अलग तरीके से लेवल तो होता ही है सर। तो कॉलेज में जैसे कई बार हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब कॉलेज का थोड़ा असाइनमेंट और इन सब का हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सर्कल जो हो, जो आपका सपोर्ट कर सकता हो, आपके सपोर्टिव सर्कल हो सर। क्योंकि आप कोई भी किसी भी फाइट में आप उतरते हैं या फिर किसी भी स्ट्रगल में आप उतरते हैं सर, आप अकेले बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते उसमें। तो सर इसमें मेरे दोस्तों का बहुत साथ था सर, क्योंकि जो भी असाइनमेंट्स मिलते थे सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस आ जाता है असाइनमेंट्स वगैरह का सर, उसमें स्टडीज़ में फोकस करना मुश्किल हो जाता है। बट सर ऐसे टाइम पर जो कुछ मेरे बहुत जो करीबी दोस्त थे उनको पता था कि मैं प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहा हूँ, तो सर मेरे मैक्सिमम असाइनमेंट्स और मेरे मैक्सिमम जो भी प्रोजेक्ट्स का काम था सर वो मुझे बहुत हेल्प कर देते थे। तो मुझे ज़्यादा उसमें मतलब एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सर, क्योंकि जो भी जहाँ से भी करना है सर वो डायरेक्ट मुझे सोर्स भेज देते थे ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे। तो सर उन लोगों की वजह से मेरा बहुत टाइम बचा है, तो सर इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम अपना एग्जाम पर फोकस कर पाता था सर। ओके, तो जैसे कॉलेज के साथ आप कितने आवर्स कॉलेज को देते थे और कितने आवर्स गेट की प्रिपरेशन को देते थे? सर मैं तो सर यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और उसके मन में है कि उसको 4th ईयर ख़त्म होते उसे सिलेक्शन लेना ही लेना है सर, अगर वो टाइम पास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट, वो सिर्फ आपका टाइम काट देगा और अक्सर आप कवर नहीं कर पाएंगे सिलेबस को। बट अगर किसी के मन में अगर बैठा हुआ है कि 4th ईयर ख़त्म होने के बाद मुझे सिलेक्शन लेना ही है, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो सर मेरे ख्याल से सर उसको 3rd ईयर के स्टार्टिंग और मैक्सिमम मिड से अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। एटलीस्ट ये सब देख लेना चाहिए कि कौन सा सिलेबस आ रहा है, मेरे पास सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि सर कॉलेज के साथ जितना आपको टाइम मिलेगा आप उतना पीसफुली प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। और सर जैसे आपने शुरू में मेंशन किया था कि 4th ईयर में प्लेसमेंट्स का बहुत टेंशन रहता है, तो हर स्टूडेंट को सर मन करता है कि वो प्लेसमेंट लेके ही चले, क्योंकि बैकअप में प्लेसमेंट होना सर आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, जबकि जॉब की इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सर इसलिए अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से या फिर अगर आप अपने को 12 से 15 महीने दोगे प्रिपरेशन के लिए गेट की, तो सर आप बाकी चीज़ें भी करते करते भी गेट में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। और सर जैसा मैंने बताया कि रिवीजन के लिए भी आपको बहुत टाइम मिल जाएगा सर। प्लेसमेंट में भी आपको ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, अलग अलग कंपनीज़ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सर उस तरीके से आप अपना टाइम बहुत आसानी से सर डिवाइड कर सकते हैं सर। श्योर। सो लाइक जब आपका
मतलब आपने गेट अटेम्प्ट किया था तो उसके पहले आपने रिवीजन वगैरह किया होगा, तो कैसे किया आपने रिवीजन? सर एक्चुअली सर मेरा रिवीजन का ये साइकिल था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा, सारे लेक्चर्स देखे मैंने, जितने उसके क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस लगाए। सर क्वेश्चंस का सोर्स अगर मैं बताऊं तो सर गेट प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर ईएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के वो कर सकते हैं आप। और सर उसके बाद अगर आपके पास कोई थ्योरी बुक है या फिर कोई थ्योरेटिकल बुक है, उसमें से सर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट्स के नहीं करने सर आपको, बस उन्हीं सब्जेक्ट से करने जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या तो आप इसलिए प्रीवियस ईयर करना सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें आइडिया देते हैं कि कौन से टॉपिक से टफ क्वेश्चन आ सकता है। सर वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वही ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। सर फॉर एग्जांपल इस साल के गेट की बात करें तो लास्ट 6 ईयर में टफेस्ट एग्जाम था, तो सर उसमें रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चन, बट सर आपको ये हिंट लग जाएगा कि मुझे कौन सा टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। सर जैसे सॉम में अगर कोई देखे तो सॉम में कुछ 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो सर नहीं बन पाते बच्चों से। सर उसके लिए आप कोई थ्योरी बुक में से कुछ अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, सर उसका आपका स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा। तो सर ये तो बात हुई क्वेश्चंस की। तो सर मैं रिवीजन इस तरीके से करता था कि कोई सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, उसको ख़त्म कर लिया, सर ख़त्म होते ही मैंने सर उस सब्जेक्ट का कोई एक टेस्ट दिया। टेस्ट या तो सर टॉपिक वाइज दे दिया या तो फुल सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट दिया। जैसे ही ख़त्म हुआ सर, जैसे ही ख़त्म हुआ उसको साइड करा, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया मेरा। सर आफ्टर 1 वीक उस पूरे सब्जेक्ट को मैंने वापस से रिवाइज़ किया। सर वापस से रिवाइज़ करने के साथ साथ मैंने सेकंड रिवीजन में अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो कि 2 से 4 या 5 पेजों से मैक्सिमम 10 पेज तक आप बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैंने सारे फॉर्मूले जो थे वो लिख कर देखे, और अगेन कोई भी एक जो क्वेश्चंस का सोर्स था वो क्वेश्चंस को सोर्स को वापस से सॉल्व कर लिया मैंने, और फिर एक टेस्ट दे दिया एक। तो सर ये पूरा साइकिल एक रिवीजन माना जाएगा। तो सर इस तरीके से एक हफ्ते बाद था। लाइक मतलब जब प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ जाता है, मतलब हम गिव अप करने का मन करता है, या कई बार हमारा लगता है कि हम 7-8 दिन तक पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो वैसा कोई आपके साथ भी इंसिडेंट थे जब आपका लाइक आपका पढ़ने का मन नहीं करा, कुछ फैमिली स्ट्रगल कुछ भी, मतलब जो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट फेस करते हैं? यस सर। सर एक्चुअली एक टाइम पर सर जब प्लेसमेंट शुरू हुए थे सर, उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि प्लेसमेंट सब काफ़ी स्टूडेंट्स का हो रहा था, मेरे दोस्तों का हो रहा था, बट मेरा नहीं हो पा रहा था। 1 महीने में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ मेरे को कॉलेज में भी बैन कर दिया गया था 1-2 हफ्ते के लिए। सर प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, तो सर वहाँ से थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हुआ था। बट सर वही है सर, आप लोगों की वजह से और काफ़ी टीचर्स की वजह से जो सर बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स लेके आते रहते हैं, और सर थ्योरेटिकल लेक्चर्स भी लेके आते रहते हैं। तो सर आप लोगों की वीडियो देखकर और ख़ुद को भी एनालाइज करके सर मुझे ये याद आता था कि मैंने प्रिपरेशन शुरू क्यों करी है। सर वो अगर हमें अपने पास अपने दिमाग में चलता रहेगा कि मैंने इस रीज़न की वजह से प्रिपरेशन शुरू करी है, सर भले ही वो रीज़न आपके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ही सर आपको आज पीएसयू में नहीं जाना, बट सर अगर आपने ये सोच के स्टार्ट प्रिपरेशन करी कि मैं पीएसयू में जाऊंगा, तो सर वो सोच ही आपको मोटिवेट करती है। और सर इस तरीके की बातें आपने बहुत अपने वीडियोज़ में भी बता रखी हैं। तो सर उससे भी मुझे समझ में आया कि अगर कभी कुछ ऐसा डाउन मूवमेंट आता है तो हमें अपना एफर्ट जो है वो करते रहना चाहिए, नो मैटर द रिजल्ट। सर हो सकता है उस टाइम पर आपके क्वेश्चंस ना बने, हो सकता है आप बैठ के आपको समझ ना आए चीज़ें, बट सर आपको एफर्ट देते रहने पड़ेंगे, और उसी का सर आपको एंड में जाकर रिजल्ट मिलता है। इट मींस मतलब आपने यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें फॉलो करी है? बिल्कुल सर। सर मैंने यूट्यूब से सर एक तो आप काफ़ी सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स लेके आते रहते थे। उसके बाद सर 3rd ईयर में भी मैंने गेट का अटेम्प्ट दिया था। सर उसमें भी एंड मोमेंट पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेरे कवर नहीं हो रखे थे, तो सर उसमें आपकी जो एक सीरीज़ आप लेकर आते थे, पूरी मैन्युफैक्चरिंग रिवीजन हो गई 3 से 4 घंटे में, थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन हो गई 3 से 4 घंटे में। सर वो अगर पूरा कवर कर लिया तो सर मैन्युफैक्चरिंग में अगर 17 मार्क्स की मैन्युफैक्चरिंग आती है तो सर सिर्फ उस वीडियोस को देख के आप 11 से 12 नंबर स्कोर कर सकते हैं। सर वो वीडियोस भी मुझे काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि सर एक बार रिवीजन मैंने पूरा कर लिया था, तो सर उसके बाद जब मैंने फाइनल सब्जेक्ट्स पूरा स्टार्ट किया तो मैं सर पूरा लिंक कर पा रहा था कि अच्छा इसके बाद ये चीज़ आएगी, क्योंकि सर आपने पूरे एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कनेक्ट करके बताई थी। सर वो भी मुझे सर बहुत हेल्प करी। तो सर उस तरीके से सर मेरा प्रिपरेशन सर चला था सर आगे। डेफिनेटली। अच्छा, फिर आपका जैसे गेट में जब रैंक आया फर्स्ट टाइम, 3rd ईयर में क्या मार्क्स थे आपके? सर 3rd ईयर में मेरे मार्क्स 49 थे, और सर मेरी रैंक 7000 थी सर। डेफिनेटली 3rd ईयर के साथ वो भी मैं अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि उस टाइम तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिला था कि 3rd ईयर भी इन्वॉल्व है। काफ़ी कम टाइम था प्रिपरेशन का। तो बेसिकली मतलब आपका जब गेट में रैंक आया तो लाइक आपका फैमिली में क्या रिएक्शन था, फ्रेंड्स में क्या रिएक्शन था? यस सर। सर एक तो सर जब एग्ज़ाम हुआ था गेट का तो हमने आंसर की चेक करी, तो सर मेरे जितने मार्क्स बनने चाहिए थे उससे बहुत कम बन रहे थे। सर टेस्ट सीरीज़ में मेरे अबव 80 मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि सर मैं टॉप 50 में भी आ सकता हूँ, बट एग्ज़ाम थोड़ा सा सर ऊपर नीचे हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं
क्या पता टॉप 50 में, टॉप 500 में भी ना आ पाऊँ, क्योंकि मेरे सर मार्क्स 70 की लाइन में आ रहे थे। बट सर रिजल्ट जब आया तो सबके ही मार्क्स कम थे, तो रैंक वैसे ही इंप्रूव हो गई। सर जब 104 रैंक आई तो सर मेरे मन में बस एक ही थॉट है कि हाँ, इस रैंक को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने सिलेक्शन में, एटलीस्ट इतना तो मैं कर सकता हूँ। सर उसके बाद सर फिर सबसे पहले तो सर मैंने अपनी मम्मी को बताया। सर वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्होंने भी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और इन लोगों ने कभी भी मुझे पढ़ने के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया, ना बचपन से ना इनफैक्ट अभी। बस क्योंकि इनका जो भरोसा ये मेरे को दिखाते थे, वो भरोसा ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता था कि हाँ, दे आर ट्रस्टिंग ऑन मी, दे आर ट्रस्टिंग ऑन माई हार्ड वर्क। दे नेवर सेट कि आप पढ़ो, आप पढ़ते रहो, आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। इनफैक्ट मम्मी तो बोलती थी कि इतना भी मत पढ़, थोड़ा ये भी कर ले, जो घूम फिर के भी आ जा। सर इन्होंने कभी बोला नहीं, बट यही है सर, मोटिवेशन सर इन्हीं लोग, इनके मतलब प्यार से और उससे फोकस से। अगर जो पेरेंट्स हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, जिस दिन हम उसको देखना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि सारे बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप अपने पेरेंट्स के हार्ड वर्क को देखते हो ना कि वो आपके लिए कर क्या रहे हैं, आपको किसी और चीज के मोटिवेशन की नीड भी नहीं होती है। आप अपने पेरेंट्स और टीचर से ही मोटिवेट हो सकते हो। एग्जैक्टली सर। तो जैसे ही आपका जैसे गेट में रैंक आया, उसके बाद और भी कोई एग्जाम आपने फाइट किए? सर जैसे ही गेट में रैंक आया सर, मेरे को दिमाग में आ गया कि अब पीएसयू के लिए प्रिपेयर करना है। तो सर पहले तो मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करने लग गया, बट सर बीच में BARC का भी एग्ज़ाम आया और HAL का भी एग्ज़ाम आया, तो सर मेरे वो दोनों ही क्लियर हो गए थे। तो सर उसके बाद सर फिर जैसे आप एक वीडियो लेकर आए कि आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सर उस टाइम पर मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करने की कोशिश करी थी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करिए, बट कोई नहीं कर रहा था। सर उस टाइम पर आपका वो एक प्रपोजल आया कि इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करी। सर वो इंटरव्यू गाइडेंस मैंने पूरी अटेंड करी थी सर, जितने भी आपने लेक्चर्स प्रोवाइड करे थे, आपने काफ़ी सारे कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करे थे, और सर आपने मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए थे। सर उससे मेरे को इतनी हेल्प हुई कि मतलब जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता था वो मैं एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी में आ गया था सर। तो सर उसके बाद ही जस्ट मेरा HAL का इंटरव्यू हुआ सर, वो मेरा क्लियर हो गया, मैं मैनेजमेंट ट्रेनी सिलेक्ट हो गया था सर। बट सर मैंने उसको छोड़ दिया था उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं आगे भी कर सकता हूँ। सर उसके बाद BARC का आया सर, BARC के बाद उस टाइम पर भी सर मैंने आपको वापस से टेक्स्ट किया था, सर आप प्लीज़ कुछ करिए। तो सर आपने जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया, और सर उस पर बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होता था, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, बच्चे क्वेश्चंस भेजते थे, हम सॉल्व करते थे। तो सर वो एक इस तरीके का माहौल बन गया था कि बहुत नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी उस ग्रुप में रहने से और उस ग्रुप को अटेंड करने से। और सर बीच बीच में आपके गाइडेंस आते ही रहते थे। सर आपने बार के लिए भी आप एक वीडियो लेकर आए थे कि उसमें किस तरीके का आपको अप्रोच चाहिए, तो सर वो भी काफ़ी सारे, मतलब सर इंटरव्यू गाइडेंस जब कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था उस टाइम पे सर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया सर, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था, और सर कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। तो सर उस तरीके से फिर मैंने प्रिपेयर किया सर। डेफिनेटली देखिए मतलब मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो आई ऑलवेज ट्राई कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो नीड है उनको फुलफिल करने मिले, मतलब उनके पास कोई ऑब्जेक्शन ना हो, उनके माइंड में ये थॉट्स ना रहे कि हमारी हेल्प करने वाला कोई है नहीं। तो मैं आज भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइक कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है, कोई मेंटर नहीं मिल पा रहा है, यू विल फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। बाद में उसके बाद डिपेंड आप पे करता है कि आप एग्जाम को निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। तो जैसे अगर हम बात करें, आपका बार्क में सिलेक्शन हुआ है, उसके अलावा NPCIL में हुआ है, बाकी आपके रैंक के हिसाब से ऑलमोस्ट मैक्सिमम PSU के भी कॉल आपके पास आगे होंगे जो अभी तक आए हैं। बिल्कुल सर। सर गेल में भी मैं इंटरव्यू दिया है और EIL में भी दिया है, और सर अभी इंडियन ऑयल का भी आएगा सर, उसमें भी इनफैक्ट दूंगा ही मैं। सो सर अभी बार्क में और NPCIL में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो सर अभी तो फिलहाल मैं बार्क ज्वाइन कर रहा हूँ, बट सर जैसे ही इन PSUs का मुझे रिजल्ट आएगा सर, उसके बाद वापस से सर मैं आपकी गाइडेंस लेना चाहूँगा कि मैं कौन से फील्ड में जाऊँ। मतलब ये है कि जैसे हमारा आज ही डिस्कशन हुआ था, मतलब आप कंफ्यूजन में थे। एग्जैक्टली तो मतलब इवन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको हेल्प मिलती सर। एक्चुअली टीचर सर वही होता है जो एंड मोमेंट तक आपकी, जब तक आप अपनी पोजीशन पर पहुंच नहीं जाते उस तब तक आपको गाइड करता रहे सर। ये नहीं कि आपका एग्जाम निकल गया, आप भूल गए, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, आप कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं सर। क्योंकि ये भी एक्चुअल में एक एक्चुअल प्रॉब्लम है कि अगर एक बंदे का मल्टीपल सिलेक्शन में होता है तो वो कहाँ जाए, उसका फ्यूचर किस तरीके से जा सकता है। तो सर आपने बताया, आपने मुझे बार्क के भी एक
स्टूडेंट से कनेक्ट करवाया सर, आपने NPCIL के भी स्टूडेंट से कनेक्ट करवाया हमको सर, आपने काफ़ी होलिस्टिक व्यू भी दिया था मुझे कि किस तरीके से बार्क में आपकी लाइफ रहने वाली है और NPCIL में सर। उससे मैं कम से कम एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर पाया कि फ़िलहाल मैं बार्क में जाऊँगा। उसके बाद सर PSUs का अगर कहीं सिलेक्शन होता है सर, वापस से फिर आपसे डिस्कशन करूँगा सर। डेफिनेटली। तो लास्ट में जैसे जो स्टूडेंट कॉलेज के साथ अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फाइनल ईयर में होंगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे, यस सर, और कई बच्चे ड्रॉप आउट भी कर लिए होंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? सर मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को तो सर यही बोलूँगा कि आप एक्सप्लोर करिए आपके कॉलेजेस में जो जो चीज़ें हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली एकेडमिक्स, अगर आप किसी सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हैं तो उससे भी आप एक्सप्लोर करिए, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है सर। फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, आप काफ़ी टीम्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं सर। थर्ड ईयर आते आते सर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको गेट की तरफ जाना है या फिर आपको किसी और डायरेक्शन में जाना है सर। उस टाइम तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आ जाता है सर। उस टाइम के अगर दिमाग में आपके आ गया कि हाँ मुझे पब्लिक सेक्टर्स में या फिर एमटेक के लिए जाना है, तो सर आप गेट के लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, कुलदीप सर की बहुत सारी गाइडेंसेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन सर। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो कुछ गाइडेंस ले लोगे, आपको पूरा पाथ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके आपसे अपना आप प्रिपरेशन शेड्यूल कर सकते हैं। और सर ड्रॉप आउट्स को सर मैं यही बोलूँगा एक्चुअली कि सर वो ड्रॉप किस लिए कर रहे हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए सर। अगर वो ड्रॉप कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो सर उनके दिमाग में यही होना चाहिए कि मुझको सिलेक्शन किसी भी हालत में लेना ही है। और सर जब उनके दिमाग में ये होगा तो सर उनको डिमोटिवेशन नहीं आएगा सर। और सर एंड में एक चीज़ बोलूँगा कि मोटिवेशन इज़ नॉट द कॉज, इट इज़ द इफेक्ट। मोटिवेशन सर इफेक्ट है, वो किस चीज़ का इफेक्ट है? आपके एफर्ट्स का सर। आप जितना एफर्ट्स डालोगे आपका मोटिवेशन अंदर से उतना बढ़ता रहेगा सर। डेफिनेटली। तो उत्कर्ष, अकॉर्डिंग टू मी लाइक आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया एंड आपने इवन टफ टाइम भी देखा। इवन आपको आपके जो ताऊ जी के बारे में आपने बताया वो भी आपका इन बिटवीन इसी टाइम के था, लेकिन आपने वो भी झेला। तो लाइफ में जैसे वो स्ट्रगल पार्ट सबके साथ आता है, कई बार हम लो फील करते हैं, बट जो एक अच्छा स्टूडेंट्स होता है वो नॉट ओनली कि टीचर को जब तक याद रखे जब तक उसका सिलेक्शन ना हो जाए। मतलब इवन मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आज भी आते हैं कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, एंड लाइक आपने उस टाइम पे हेल्प करी थी। वो PSU में चले गए हैं, फिर भी मेरा उनसे बात होता है जब भी मैं फ्री टाइम पे रहता हूँ। वो बोलते हैं कि बच्चों को हेल्प करेंगे। तो आई होप सो भी आपसे भी कोई बच्चे गाइडेंस मांगे तो आप ट्राई करेंगे। एंड उत्कर्ष की जर्नी से अगर हम समराइज करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। एक, उनमें डेडिकेशन लेवल बहुत हाई था, पंचुअलिटी थी, जो उन्होंने अपना गोल बनाया उसके ऊपर उन्होंने पूरी रिसर्च करी, पूरा फाइंड किया, उन्होंने देखा कि कौन टीचर कितना अच्छा हेल्प कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एनालाइज किया और फिर उसके बाद वो इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। फाइनल ईयर के साथ 104 रैंक और बार्क में साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट्स। ओके, एंड अड्डा में आके आपको कैसा लगा, लाइक आपने विजिट किया? सर मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा सर। जैसे ही मैंने एंटर किया बिल्डिंग में सर, इस तरीके का मतलब एनवायरनमेंट था सर। सबके सब लोग बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हैं सर। लोग मतलब गेम जोन भी है, तो सर काफ़ी सर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था सर। उसको वो देख के मुझे सर काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सर फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी स्टूडियो में आने का, तो सर वो भी मुझे काफ़ी सर मतलब अंदर से सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। डेफिनेटली। सो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में जहाँ पे भी आप ऐड हैं। और अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर आप उत्कर्ष से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जब वो फ्री होंगे तो वो रिप्लाई करेंगे। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आई विल आल्सो ट्राई टू हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू उत्कर्ष कि आपने अपना टाइम दिया और बच्चों को डायरेक्शन दी। थैंक यू सो मच सर। Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app.